बलरामपुर गांव बड़ा ही सुखी और संपन्न था। वहां एक जमींदार रहते थे जिनका नाम जागीरदार सिंह था। जागीरदार सिंह का नाम दूर दूर तक फैला हुआ था। गांव के आसपास कोई भी घटना घटती तो उसका फैसला जागीरदार सिंह ही किया करते थे। एक दिन वे अपने बागीचे में टहलने जा रहे थे। बगीचे के पेड़ पर से एक औरत की डरावनी आवाज आई। ओ जागीरदार, रुक जा। औरत की आवाज सुनकर जागीरदार इधर उधर देखते हैं। जब कुछ भी दिखाई नहीं देता तो वहां के माली से पूछते हैं, अरे माली, ये आवाज कहां से आ रही है? कैसी है ये आवाज? इस बगीचे में एक डायन आती है। वो बहुत ही डरावनी है। वो कभी कभी आवाज देती है। इससे पहले तो मैंने कभी नहीं सुनी। ये डायन कैसी होती हैं? महाराज, वो डायन बहुत ही खतरनाक है। वो लोगों को नुकसान पहुंचाती है, किसी को भी मार देती है। मरने से कुछ दिन पहले वो लोगों को केले खिलाती है। जो भी उसके दिए हुए केले को खाता है वो कुछ दिन बाद उसे मार देती है। जागीरदार माली की बात सुनकर थाने में जाता है और डायन की सारी करतूत सुनाकर उसके खिलाफ दरोगा से एफआईआर लिखने को कहता है। जागीरदार साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कोई डायन वायन नहीं होती। गांव वाले निर्दोष औरतों को डायन कहकर मार देते हैं। ये तो केवल भ्रम है एक। वैसे भी कानून डायन को नहीं मानता। इस प्रकार दरोगा जागीरदार को बिना रिपोर्ट लिखे वापस भेज देता है। और एक दिन रात में डायन एक बगीचे के पेड़ को लेकर उड़ जाती है और बागीचे के पेड़ पर बैठी डायन पेड़ को उड़ाते हुए जागीरदार के महल के पास रुक जाती है और दरवाजे पर पेड़ को खड़ा करके जागीरदार के महल में प्रवेश करती है। जागीरदार बिस्तर पर जैसे ही लेटता है उसके बाथरूम से नल खुलने की आवाज सुनाई देती है। जागीरदार सोचता है, इतनी रात गए मेरे घर के अंदर आकर किसने नल खोल दिया? दरवाजा भी बाहर से बंद है। फिर सोचता है वो कि शायद मैंने ही खोला होगा। ऐसा सोचकर जागीरदार नल बंद करने के लिए जाता है। जब बाथरूम में पहुंचता है तो नल अपने आप बंद हो जाता है, जिसे देखकर जागीरदार सोच में पड़ जाता है। जागीरदार इस घटना को अपने मन का वहम मानकर बिस्तर पर जाकर फिर से लेट जाता है। उसके बिस्तर पर लेटते ही उसके कमरे की बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगती हैं, जिसे देखकर जागीरदार डर जाता है। मेरे कमरे में कौन आया है? मेरे सामने आओ। इतनी जल्दी क्या है? जागीरदार, अपनी मौत को इतनी जल्दी क्यों बुलाते हो? मैं जब सामने आऊंगी तो तुम्हें कुछ ही देर बाद इस दुनिया की सैर करा के मार दूंगी। अरे तू कहां से बोल रही है? तू नजर क्यों नहीं आती? मेरे सामने आ। मैं तुम्हारे सामने आऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैं तुम्हारी हर शर्त को मानने के लिए तैयार हूं। तो तुम अपने बेड पे पड़े हुए केले खाओ। ये केला तुम्हारे बगीचे के पेड़ का ही है। ठीक है। ऐसा कहकर जागीरदार केला खा जाता है और जैसे ही वो केला खाता है उसे माली की बात याद आ जाती है कि डायन केला खिलाने के कुछ दिन के बाद केला खाने वाले को जान से मार देती है। जागीरदार ये बात मन में सोच रहा होता है कि तभी डायन कहती है, तुम यही सोच रहे हो जागीरदार कि मैं जिसे केला खिलाती हूँ उसे कुछ दिन बाद मौत के घाट उतार देती हूँ। समझ लो, अब तुम कुछ ही दिन के मेहमान हो। मेरे खिलाफ तुम थाने में रिपोर्ट लिखवाने नहीं जाते तो मैं तुम्हें नहीं मारती। तुम मुझे धमकी मत दो। मेरे सामने आओ। डायन जागीरदार के सामने एक सुंदर औरत का रूप बनाकर आती है और जागीरदार को पकड़कर खींचते हुए कमरे के बाहर लाती है। पेड़ के ऊपर जागीरदार को अपने साथ बैठाकर आसमान में उड़ जाती है। जागीरदार जब डायन को पेड़ को हवा में उड़ाते हुए देखता है तो डर से कांपने लगता है। आसमान में डायन का चेहरा बहुत ही भयानक हो जाता है। वो पक्षियों को पकड़ पकड़ कर खाने लगती है। मैं तुम्हें इसी तरह मार के खा जाऊंगी। अभी मैं तुम्हें अपने महल ले चलूंगी जहां मेरी बहुत सारी सहेलियां रहती हैं। ऐसा कहकर डायन रात में जमींदार को एक पहाड़ी की तलहटी में बने भयानक खंडहर में ले जाती है, जहां बहुत सी डायन आपस में बैठकर बात कर रही होती हैं। डायनों को देखकर जागीरदार डर जाता है। सहेलियों, अगली अमावस की रात को हमारा शिकार यही बनेगा। इसका मीठा मीठा मांस खाकर हम अपनी भूख मिटाएंगे। इसका मांस खाने में बहुत ही मजा आएगा, लेकिन अभी इसे यहाँ से ले जाकर इसे महल में पहुंचा दो। कुछ दिन ये अपनी जिंदगी जी ले,
जा जी ले अपनी जिंदगी। सहेलियों की बात सुनकर डायन जागीरदार को लेकर पेड़ पर बैठती है और आकाश में उड़ जाती है। कुछ ही देर में जागीरदार का बगीचा आ जाता है, जिसमें वो पेड़ सहित जागीरदार को बगीचे में छोड़कर हवा में उड़कर गायब हो जाती है। जागीरदार बगीचे से घर की तरफ जाता है और सुबह ही गांव वालों के पास जाकर सारी घटना को बताता है। हम लोग तो बहुत दिन से उस डायन के बारे में जानते हैं। बहुत से लोगों को मारकर वो अपना शिकार बना चुकी है। तब तो अब मुझे भी मार डालेगी। मैंने भी उसके केले खाए हैं। अब तो वो आपको जरूर ही मारेगी। लेकिन जागीरदार साहब, आखिर इसका क्या उपाय निकाला जाए? हम कब तक ये अत्याचार सहते रहेंगे? तुम ही लोग बताओ, अब हम क्या करें? बहुत दूर पहाड़ों पर एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। अब बाबा इस डायन का उपाय कर सकते हैं। इस तरह गांव वाले आपस में बात करके जागीरदार को साथ लेकर तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। तांत्रिक बाबा पहाड़ों के बीच में समाधि लगाए मिलते हैं और गांव वालों के आने की आहट पाकर अपनी आंख खोलते हैं। हे तांत्रिक महाराज, हम लोगों के ऊपर कृपा कीजिए। एक डायन हम गांव वालों को बहुत ही तंग कर रही है। मैं जानता हूं, वो डायन सिद्ध हो चुकी है। उसे मारना इतना आसान नहीं है। वो बहुत सी औरतों को मारकर उन्हें डायन बना चुकी है। वो डायन अकेले नहीं है। इतनी सारी डायनों का अंत करने के लिए हमें भी अनेकों सिद्धियां करनी पड़ेंगी। तुम लोगों की मदद मैं अभी नहीं कर सकता। तांत्रिक बाबा, अगर समय रहते आप कुछ नहीं किए तो डायन हमारे जागीरदार को मार डालेगी। इस भस्म से गांव को घेर देना, फिर डायन गांव के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन ध्यान रहे, गांव से बाहर निकलने पर वो हमला जरूर करेगी। गांव वाले भस्म लेकर गांव चले जाते हैं और गांव को भस्म से घेर देते हैं। ये बात डायन को पता चल जाती है तो डायन गांव वालों पर क्रोधित हो जाती है और सारी डायनों को इकट्ठा कर पूरे गांव को घेर लेती है और उनसे कहती है, आखिर कितने दिनों तक तुम लोग गांव से बाहर नहीं निकलोगे? तांत्रिक बाबा अपनी सिद्धियों के बल पर गांव के हालात पर नजर डाले हुए थे। अच्छा मौका देखकर तांत्रिक बाबा गांव की तरफ चल पड़ते हैं। हवा में उड़ते हुए आते हैं और डायनों पर जादुई जल की बारिश कर देते हैं, जिससे सभी डायन धू धू कर जलने लगती है और जलकर राख हो जाती हैं। गांव वाले डायनों से मुक्त होकर तांत्रिक बाबा की जय जयकार करने लगते हैं। अशोकनगर गांव में रामू नाम का एक लड़का अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। रामू पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। वो अपने माँ बाप का इकलौता था, इसलिए उसके माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। हालांकि वे बहुत गरीब थे, फिर भी रामू की हर ख्वाहिश को पूरी करते थे। गांव में रामू के बहुत से दोस्त थे और सभी के सभी अमीर घर से थे। वो सभी अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, अच्छा खाते और तो और पढ़ाई लिखाई के लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती झट से उनके सामने आ जाती। सभी बच्चे अपने घरों में कुर्सी मेज़ पर पढ़ा करते थे, लेकिन रामू के पास पढ़ने के लिए कुर्सी मेज़ नहीं था। एक दिन रामू उदास बैठा हुआ था। रामू की माँ ने रामू को पहली बार उदास देखा तो उसकी उदासी का कारण पूछा। बेटा रामू, तुम उदास क्यों हो? नहीं मम्मी, मैं उदास नहीं हूँ। रामू की माँ समझ गई कि जरूर कोई बात है, लेकिन रामू मुझे बता नहीं रहा है। ऐसा सोचकर रामू की माँ ने फिर रामू से पूछा तो रामू ने अपने दुखी होने का कारण माँ को बताया। रामू की बात सुनकर उसकी माँ कहती है, अच्छा, तुम्हें पढ़ने के लिए कुर्सी मेज चाहिए? बस इतनी छोटी सी बात। चलो तुम्हारे लिए आज ही कुर्सी मेज ले आते हैं। रामू अपने मम्मी पापा के साथ जाकर कुर्सी मेज खरीदता है और उसे अपने कमरे में रखकर पढ़ने के लिए बैठ जाता है। कुर्सी पर बैठते ही एक ही झटके में सारी पुस्तकें उसको याद हो जाती हैं और अगले ही दिन जब वो स्कूल में जाता है तो स्कूल के शिक्षक उसकी प्रतिभा को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। एक रात में इतना बदलाव कैसे हो गया? स्कूल के प्रिंसिपल रामू के मम्मी पापा को स्कूल में बुलाते हैं और पुरस्कृत करते हुए पूछते हैं कि आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया जो रामू एक ही रात में पढ़ने में इतना तेज हो गया? वैसे तो मेरा रामू रोज ही पढ़ता है। एक तो स्कूल में अच्छे शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाना और उसके बाद उन्हीं पढ़ी हुई चीजों को घर पर आकर पढ़ना, यही सब चीजें तो रामू को तेज बनाती हैं। और उस रात रामू फिर से पढ़ने के लिए कुर्सी पर बैठता है। रामू के बैठते ही कुर्सी अपने आप हिलने लगती है। रामू डर कर कुर्सी से नीचे गिर जाता है। कुर्सी का एक पाया रामू के सीने पर आ जाता है और रामू के सीने में दर्द होने लगता है।
रामू जोर से चिल्लाता है। मम्मी, कुर्सी को मेरे ऊपर से हटाओ, मैं दब गया हूँ, जल्दी आओ। रामू की मम्मी उसकी आवाज सुनकर भागी भागी आती है और एक ही झटके में कुर्सी को उसके ऊपर से हटा देती है। रामू क्रोध की वजह से खिड़की के रास्ते कुर्सी को नीचे फेंक देता है। 3 मंजिल से नीचे गिरने के बाद कुर्सी टूट जाती है। रामू के ऐसा करते ही उसकी माँ गुस्से से भर जाती है और उससे कहती है, मैं तुम्हारे लिए इतनी महंगी कुर्सी लेकर आई और तुमने एक ही झटके में उसे फेंक दिया। मुझे नहीं चाहिए ऐसी भुतिया कुर्सी, इसने तो मुझे मार ही दिया होता अगर तुम नहीं आए होती तो। अभी दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि कुर्सी अपने आप घर में आकर चलने लगती है। चलती हुई कुर्सी को देखकर रामू के साथ साथ उसकी माँ भी डर जाती है और उस दुकानदार के पास जाती है जहाँ से उन्होंने कुर्सी खरीदी थी। दुकानदार के पास पहुँचने के बाद कहती हैं, भैया आप अपनी कुर्सी वापस ले लो। बहन जी, बिका हुआ माल वापस नहीं होता। ठीक है, मुझे पैसे भले मत दो, मगर ये कुर्सी ले लो। मैं ये कुर्सी वापस नहीं ले जाऊंगी। और इतना कहकर रामू की माँ कुर्सी को छोड़कर चल देती है। लेकिन घर आते ही वे दोनों देखते हैं कि कुर्सी छत के ऊपर लगी हुई है। इतना देखकर राजू गुस्से से लाल हो जाता है और कुर्सी में आग लगा देता है। आग लगते ही कुर्सी के बीच से एक भूत प्रकट होता है और कहता है, मैं आग से जलने वाला नहीं हूँ, मेरे शरीर में आग ही आग भरी हुई है। मुझे आग में ही जलाकर मारा गया था। तुम्हारे पापा ने मुझे कुर्सी में बांधकर आग लगा दिया था। मैं एक आतंकवादी था। पुलिस मेरा पीछा कर रही थी। मैं तुम्हारे घर में घुस गया था और अंदर से दरवाज़ा बंद करके पुलिस पर गोलियां चलाने लगा। बहुत सारे पुलिस वालों को मैंने मार दिया था, लेकिन जब मेरी गोलियां ख़त्म हो गई तो तुम्हारे देशभक्त पापा ने मुझे कुर्सी में बांधकर आग से जला दिया। तभी से मैं बदले की भावना से जल रहा हूँ और अब मैं अपना बदला पूरा करके ही मानूंगा। जिस तरह मेरी बीवी और बच्चे मेरे अभाव में तड़प रहे होंगे, उसी तरह तुम दोनों को भी मैं तड़पाऊंगा। इतना कहने के बाद वो भूत कुर्सी के रूप में बदल जाता है। रामू की मम्मी सारी घटना को फोन पर अपने पति से बताती है और कहती है, आप सावधान रहना और घर पर मत आना। फोन पर पत्नी से सारी बात सुनने के बाद रामू के पापा रास्ते में ही एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक को सारी घटना के बारे में बताते हैं। घटना के बारे में सुनने के बाद तांत्रिक बाबा कहते हैं, तुम यहाँ से सीधे बाजार जाओ और जो जो मैंने सामग्री बताई है सब बाजार से खरीद कर लाओ। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। रामू के पापा तांत्रिक द्वारा बताई गई सभी सामग्रियों को खरीदते हैं और बाबा के साथ अपने घर की तरफ चल देते हैं। तांत्रिक घर के बीचों बीच एक हवन कुंड बनाता है और भूत को पास बुलाने के लिए साधना शुरू कर देता है। ओम ऐं क्लीं ओम फट स्वाहा, ओम ऐं क्लीं ओम फट स्वाहा। आंख मूंद कर तांत्रिक के 3-4 बार मंत्र पढ़ते ही कुर्सी तांत्रिक के पास आने लगती है। कुर्सी को अपनी तरफ आता देख तांत्रिक कुर्सी को मंत्र के द्वारा बांध देता है और उसके बाद कुर्सी के अंदर से भूत बाहर आता है। पर भूत के बाहर आते ही उसके हाथ और पैर को तांत्रिक मंत्रों द्वारा बांध देता है और राजू के पापा से कहता है, ये आग में जलने वाला नहीं है, इसे मिट्टी के नीचे दबाना होगा क्योंकि इसका नाम अब्दुल करीम है। कब्र में दफनाने के बाद ही इसकी आत्मा शांत होगी। तांत्रिक और राजू के पापा मिलकर उसे कब्र में दफना देते हैं और उसके बाद कुर्सी भी गायब हो जाती है। कहानी बिल्ली की आत्मा। भूत प्रेत में विश्वास रखने वाले लोगों की मान्यता है कि अगर कोई बिल्ली किसी कारणवश अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो उसकी आत्मा बिल्ली बनकर ही आती है और अपना बदला पूरा करती है। जिसके भी हाथों बिल्ली मारी जाती है उसे उसकी आत्मा से बचने के लिए उसका दाह संस्कार करके उसके शरीर के बराबर सोना दान करना पड़ता है। आज मैं ऐसी ही एक बिल्ली की आत्मा की कहानी सुनाने जा रहा हूं। राजू के पिता सोहन दूध का व्यापार करते थे। घर के बाहर मैदान में बड़े से कड़ाह में दूध रखकर उसका खोया बनाकर शहर ले जाकर बेचते थे। राजू गायों और भैंसों के लिए चारा करता था। उसकी माँ चारा मशीन में चारा काट कर जानवरों को खिलाया करती थी।
तीनों ही काफ़ी मेहनती थे और मेहनत के बल पर पैसे कमाकर खुश रहते थे। और अब तो राजू के पापा ने एक मोटरसाइकिल भी खरीद ली थी और उस पर वो खोया लाद कर शहर जाते थे और बाजार में बेचकर जल्दी घर वापस आ जाते थे। उसके बाद गायों और भैंसों को खिलाने पिलाने में लग जाते थे। और एक दिन भूख से परेशान एक बिल्ली बार बार दूध की कड़ाही के चारों तरफ दूध पीने के लिए घूम रही थी। किसी को भी इधर उधर न देखकर दूध पीने के लिए कड़ाही में छलांग लगा देती है। उबलते हुए दूध में गिर जाने के कारण बिल्ली मर जाती है। राजू के पिता सोहन उधर से आते हैं तो कड़ाही में बिल्ली को मरा हुआ पाते हैं। राजू, जरा अपनी मम्मी को बुलाओ तो, देखो ये क्या हो गया है। राजू की माँ जब मरी हुई बिल्ली को देखती है तो कहती है, कढ़ाई को उठाकर ले चलते हैं और नदी में फेंक देते हैं। इस तरह दूध और बिल्ली दोनों ही पानी में बह जाएंगे। फिर हम लोग कढ़ाई धोकर वापस ले आएंगे। नदी की तेज धार में ले जाकर बिल्ली और दूध को राजू के मम्मी पापा फेंक देते हैं और कढ़ाई को अच्छी तरह धोकर घर लाते हैं। फिर अपने काम में लग जाते हैं। पानी से संपर्क होते ही बिल्ली पानी वाला भूत बन जाती है और पानी के ऊपर ऊपर ही चलने लगती है। बिल्ली को पानी के ऊपर चलता हुआ देखकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं, या तो ये बिल्ली भूत है या फिर देवता है। दोनों में से कुछ ना कुछ तो जरूर है जो बिल्ली का रूप बनाकर पानी के ऊपर चल रही है। अचानक एक दिन नदी के किनारे एक शेर पानी पीने के लिए पहुंचता है। बिल्ली शेर को देखकर उसके पास आने लगती है। शेर बिल्ली के ऊपर झपट पड़ता है। बिल्ली पानी के ऊपर ऊपर ही भागने लगती है और शेर तैरकर उसका पीछा करने लगता है। बिल्ली उछलकर शेर के ऊपर बैठ जाती है और अपने पंजे उसकी आंखों में मारकर उसकी आंखें निकाल देती है। शेर अंधा हो जाता है। शेर को अंधा करके बिल्ली उसे छोड़ देती है और शेर दर्द की वजह से तड़प तड़प कर मर जाता है। नदी के तट पर बैठे मल्लाह इस घटना को देखते हैं। मन ही मन बिल्ली को देवता समझने लगते हैं। मल्लाह आपस में बात करते हैं, भाई सच में ये बिल्ली देवता ही है। अगर ये शेर को नहीं मारती तो ये शेर जरूर हम सबको मार कर खा जाता। बिल्ली ने आज हम सबकी जान बचाई। और उस दिन के बाद से मल्लाह बिल्ली को कुछ खाने पीने के लिए लेकर आते रहते हैं। बिल्ली मल्लाहों के द्वारा दिए हुए भोजन को खाकर दूध को पीकर पानी के ऊपर खेलती रहती है। एक दिन शाम को घूमते घूमते राजू के मम्मी पापा उस नदी के किनारे पहुंचते हैं। उन लोगों को देखते ही बिल्ली उनके पास आ जाती है और उनसे बोलती है, मैं खुद ही तुम्हारी कढ़ाई में छलांग लगाई थी और मर गई थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर गलती होती तो मैं तुम्हें मार चुकी होती। लेकिन तुम मेरी बात मानो। तुम मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए जो भी विधि विधान हो उसे पूरा करो ताकि मेरी आत्मा मुक्त हो जाए। विधि विधान में जो भी पैसे लगेंगे उसकी चिंता मत करना। मैं तुम्हें किसी ना किसी रूप में दे दूंगी। राजू सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो जानता है कि बिल्ली के बराबर सोना दान करना पड़ेगा। इतना सोना कहाँ से आएगा? और साथ ही पंडित और उसके सामान के खर्चे वो अलग से। राजू सोच ही रहा होता है कि तभी बिल्ली बोलती है, विधि विधान के सारे खर्चे मैंने तुम्हारे घर में पहुंचा दिए हैं। राजू, अब तुम पूजा की तैयारी करो ताकि मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। राजू अपने मम्मी पापा के साथ घर जाता है और घर जाकर देखता है झोले में भर के सोना, पूजा और खाने का सारा सामान घर में पड़ा होता है। राजू जब देखता है तो खुशी से उछल पड़ता है और विद्वान पंडित को बुलाकर बिल्ली का दाह संस्कार करवाता है और बिल्ली की आत्मा मुक्त हो जाती है। उसके बाद बिल्ली पानी के ऊपर चलती हुई कभी नजर नहीं आती। इंसानों की तरह प्रेत भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ प्रेत आत्मा अच्छी होती है जो लोगों का भला करती है और कुछ आत्माएं बुरी होती हैं जो तबाही मचाती हैं। आज वैसी ही दो आत्माओं की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मोहन और रामू बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों ही सैनिक बनकर देश सेवा करना चाहते थे। दोनों हमेशा एक साथ रहते थे
एक साथ खेलते कूदते थे और एक साथ ही स्कूल जाया करते थे। एक दिन उनके स्कूल में एक नया टीचर आया। आते ही बच्चों को उसने अपना परिचय दिया। बच्चों, मेरा नाम अशोक है। मैं तुम लोगों का फिजिकल टीचर हूं और कल से मैं तुम लोगों को अच्छे अच्छे खेल सिखाऊंगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बताऊंगा। टीचर की बात सुनकर मोहन और रामू बहुत ही खुश हो जाते हैं। दोनों ने मन में सोचा, व्यायाम और खेल दोनों ही सैनिक बनने के लिए बहुत ही जरूरी है। एक दिन स्कूल में फुटबॉल प्रतियोगिता हो रही थी। मोहन और रामू एक ही टीम में थे और वो दोनों बहुत ही अच्छा खेल खेल रहे थे। इन दोनों की वजह से उनकी टीम ये प्रतियोगिता जीत जाती है। सभी टीमों को उनकी टीम पराजित कर देती है और गोल्ड मेडल लेकर आती है। प्रधानाचार्य दोनों की बहुत ही तारीफ करते हैं। मोहन और रामू, तुम दोनों ये मत सोचना कि बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। मैं आज अकेले में तुम दोनों को एक राज की बात बताता हूं। मैं कोई टीचर नहीं, मैं एक शैतान हूं और वो मेरा जादुई फुटबॉल था जिसके बल पर तुम लोगों ने प्रतियोगिता जीती। इन दोनों से बात करते करते अशोक का मुंह पीछे की ओर मुड़ जाता है और डरावना लगने लगता है। और हां, अगर मेरा ये राज तुमने किसी को बताया तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। रामू और मोहन डर से कांपने लगते हैं। स्कूल से घर जाते समय टीचर के बारे में बात करते हुए जाते हैं। यार मोहन, मुझे उस टीचर की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्लास में बच्चों को हमेशा घूरता ही रहता है। इस तरह तो वो हम सबको डरा डरा के ही मार डालेगा। हमें उसके बारे में कुछ करना चाहिए। अरे यार, कर भी क्या सकते हैं? वो भूत टीचर कुछ भी करने पर हम दोनों को मार डालेगा। वे दोनों आपस में बात करते हुए घर चले जाते हैं। रामू घर जाकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। कभी खाने की मेज को पलट देता है तो कभी घर का आईना तोड़ देता है। रामू, आज क्या हो गया है? पहले तो तुम ऐसा नहीं करते थे। रामू का चेहरा टीचर के रूप में एकदम से बदल जाता है। शालिनी मैडम, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपके स्कूल का बॉयफ्रेंड अशोक हूं। अशोक का नाम सुनते ही शालिनी डर जाती है और बीते दिनों की घटनाएं उसकी आंखों के सामने नाचने लगती है। रेस्टोरेंट में अशोक और शालिनी खाना खा रहे होते हैं। शालिनी का पति उन दोनों को देख लेता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठता है और घर चला जाता है। कुछ देर के बाद शालिनी भी घर आती है। कहाँ गई थी तुम? घर के जरूरी सामान और सब्जियां लेने बाजार गई थी। तब तो सब्जियां काटने के लिए चाकू भी लाई होगी। हाँ, बिल्कुल लाई हूँ। लेकिन तुम चाकू की बात क्यों कर रहे हो? मैं भी ऑफिस आते वक्त सेब लेकर आया हूँ। चलो, सेब को चाकू से काट कर टेबल पर रख दो, फिर हम दोनों बैठकर खाते हैं। अरे यार, ऐसा क्यों नहीं करती? अशोक को भी बुला लेती। कौन अशोक? वही जिसके साथ रेस्टोरेंट में बैठकर तुम खाना खा रही थी। तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? देखो, मैं कोई बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें मेरे और अशोक में से किसी एक को चुनना होगा। ओके, देखो मैं ये खेल ही खत्म कर देती हूँ। शालिनी अशोक को फोन करती है और एक सुनसान जगह पर रात के अंधेरे में बुलाती है। अशोक शालिनी से मिलने के लिए आता है और जैसे ही गाड़ी से उतरता है, शालिनी उसे बेरहमी से मार देती है और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके घर चली जाती है। किसी को भी इस बात के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तुम पुरानी घटनाओं के बारे में सोच रही थी ना? मैं आत्मा हूं। कौन, कब, क्या और कैसे सोचता है, सब जान जाता हूं। आज मैं तुमसे बदला लेने आया हूं। मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब मैं तुम्हें मारकर अपने साथ ले जाऊंगा। इस तरह अशोक शालिनी को मारकर उसकी आत्मा को अपने प्रेतों की दुनिया में लेकर चला जाता है। इस तरह दोनों प्रेतों की दुनिया में जाकर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और दोनों हमेशा टकराते रहते हैं। शालिनी प्रेमी जोड़ों को मारती है और अशोक उन जोड़ों को बचाता है। इन दोनों के टकराव को देखकर प्रेतों का राजा दोनों को बुलाता है, आपस में मिलकर रहने की बात करता है। शालिनी स्कूल में जाकर कई बच्चों को गायब कर देती है। बच्चों के माता पिता को परेशान देखकर अशोक दुखी होता है। शालिनी की कैद से बच्चों को छुड़ाकर आजाद कर देता है। इस तरह शालिनी और अशोक की अच्छी और बुरी आत्माएं आपस में हमेशा टकराती रहती हैं। कहानी गाय चोर भूत।
महेश हमेशा की तरह अपनी गायों को अपनी गौशाला में बांध रहा था, लेकिन उसे अपनी एक गाय नहीं दिखी। महेश को लगा कि उसकी गाय कहीं आसपास ही होगी, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसकी गाय का कहीं पता नहीं चला। थक हार कर महेश रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन जाता है। लेकिन ये क्या, यहां तो लोगों की लाइन लगी है गाय चोरी होने की रिपोर्ट लिखाने की। तभी महेश को अपना दोस्त कन्हैया दिखाई देता है। अरे कन्हैया, तुम्हारी भी गाय चोरी हो गई? हाँ यार, मेरी भी गाय चोरी हो गई। जब तुम अपनी गाय को खोज कर गए उसके बाद ही मेरी भी गाय चोरी हो गई। पता ही नहीं चला यार कि कौन ले गया मेरी गाय को। एक ही रात में अपने गांव से 25 गायें चोरी हुई हैं। हाँ यार कन्हैया, न जाने कौन है जिसे हमसे इतनी दुश्मनी है। तभी इंस्पेक्टर आता है और बोलता है, मैंने सबकी रिपोर्ट लिख ली है। ये किसी एक चोर का काम नहीं है, ये पूरा का पूरा गिरोह ही है। आप लोग चिंता मत कीजिए, इसके पीछे जो भी है जल्द से जल्द आपके सामने होगा। उस रात गांव के लोग और पुलिस के सिपाही पूरे गांव में पहरा देना शुरू कर देते हैं। हर नुक्कड़ पे कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। गांव के प्रधान कुछ लोगों के साथ पीपल के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठकर चारों ओर नजर रखते हैं। तभी गांव का एक आदमी राजू बोलता है, प्रधान जी, एक तो बात बताइए, ये जवन चोरवा है ये बेवकूफ थोड़ी है, इस सबके सामने गाय खोल के ले जाएगा। अब बताइए, पूरे गांव में पुलिस है, भला कौन और चुरा सकता है? क्या फालतू की बात करते हो राजू? चोर तो कहीं से चोरी कर सकता है। अरे नहीं प्रधान जी, चलिए एक बात बताइए। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और हमारे सामने से किसी चोर की हिम्मत है जो गाय चुरा के ले जाएगा? और क्या, चोर तो चोर है, वो कहीं से कुछ भी चुरा सकता है, उसको डर है क्या? चबूतरे पर बैठे सभी लोग प्रधान जी की बात का समर्थन करने लगते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन हमारे सामने अगर चोर गाय चुरा के ले जाएगा ना तो मैं तुरंत पकड़ लूंगा। मैं किसी से नहीं डरता। राजू अपनी बहादुरी का झूठा बखान कर ही रहा होता है कि तभी गाय के चिल्लाने की आवाज आती है। ऐसा लगता है कि कोई गाय को जबरदस्ती खींच रहा है। तभी लोग भागते हुए गाय की तरफ जाते हैं तो क्या देखते हैं कि गाय को कोई अदृश्य ताकत खींचते हुए ले जा रही है। ये नजारा देख राजू डर जाता है और भूत भूत चिल्लाता हुआ प्रधान के पास आते ही बेहोश हो जाता है। सभी लोग डर जाते हैं और गाय को जाते हुए देखते हैं। एकाएक गाय हवा में उड़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। ये देख सबके होश उड़ जाते हैं। सभी आदमी भागते हुए इंस्पेक्टर के पास जाते हैं। सारी बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर बोलता है, देखिए, अब पुलिस का मामला ये नहीं रह गया है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब आपको किसी पहुंचे हुए तांत्रिक के पास ही जाना होगा। प्रधान गांव वालों के साथ एक तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक को अपने गांव में घटी हुई घटना के बारे में बताता है। देखो, ये कलुआ ग्वाले का भूत है। आज से 150 साल पहले उसके पास गौशाला हुआ करती थी। कलुआ के पास 100 गायें थीं। दूध देने के मामले में कलुआ के गायों की बराबरी कोई नहीं कर सकता था। कलुआ दूध बेचता और खूब पैसे कमाता और आराम की जिंदगी जीता, लेकिन कलुआ की तरक्की से गांव के लोग जलते थे और उन्होंने कलुआ की गायों को चुराने का फैसला किया। दोस्तों, कलुआ को अगर बर्बाद करना है तो उसकी गायों को चुराना ही पड़ेगा और चुराने के बाद हम उन गायों को दूसरे गांवों में बेचकर पैसा कमाएंगे और जब कलुआ की गायें धीरे धीरे कम होने लगेंगी तो वो बर्बाद हो जाएगा। जब रात को कलुआ सो जाता तो कलुआ के दुश्मन दबे पांव जाते और कुछ गायों को खोल लाते और रात में ही कम दाम में दूसरे गांव में बेच आते। सुबह कलुआ को जब पता चलता तो वो गायों को ढूंढता है, लेकिन उन गायों का कहीं पता नहीं चलता और ऐसे ही धीरे धीरे कलुआ के दुश्मनों ने उसकी सभी गायों को चुरा कर बेच दिया। और जब कलुआ एकदम लाचार हो गया तो उसके दुश्मन उससे मिलने के लिए गए। अरे कलुआ, तू तो बहुत घमंड दिखाता था। तुझे क्या लगता था कि
तू इस गांव में सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा। हम सब ने ही मिलकर तेरी गायों को चुरा कर बेचा है। कलुआ ने जब ये बात सुनी तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और पास रखे डंडे से उसने सभी को मारना शुरू कर दिया। लेकिन दुश्मनों की संख्या ज्यादा होने से उन्होंने कलुआ को पकड़ लिया और उसके गले में रस्सी बांधकर पेड़ से लटकाकर मार डाला। और तभी से कलुआ की आत्मा भटक रही है। जब कलुआ मरा तो उसकी उम्र 50 साल थी। कलुआ की आत्मा ने प्रण लिया था कि हर 50 साल बाद इस गांव की सभी गायों को चुरा ले जाएगा और बहुत बड़े घास के मैदान में गायों को छोड़ देगा ताकि वो आजादी से घूमे। तो बाबा जी इसका उपाय कुछ बताइए। अब कलुआ की आत्मा को मुक्ति मिल गई है। अब के बाद वो कभी गायों को नहीं चुराएगा, क्योंकि गाय चुराने का ये उसका अंतिम प्रण था।